नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्पण कुमार नरूला और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर पे। तो यहाँ पे हम वीडियो नंबर 18 नंबर वीडियो लेके आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो ये वीडियो हमने आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क के लिए बनाई है, लेकिन आप इसका प्रयोग 10वीं या 12वीं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर है जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सिलेक्शन 12, इन सब के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। अब इस वीडियो में आपको आएंगे 30 क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और एक्स्ट्रा नॉलेज। तो आप एक कॉपी और एक पेन लीजिए और बैठ के अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। बिना कॉपी और पेन के इस वीडियो को देखना इतना यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी और पेन लेकर आइए। यह है वीडियो नंबर 18। इससे पहले हमने 17 वीडियोज़ अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस दिन मनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? महान शख्सियतें और उनका जन्मदिन, इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको वीडियो को पॉज करना होगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। चलिए इसके आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बी आंसर है 14 अप्रैल, ये इसका ठीक आंसर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बर्थडे जो होता है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ऊपर 2 अक्टूबर दिया है, ये भी किसी का बर्थडे होता है, आपको पता ही है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों का बर्थडे जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नीचे 22 दिसंबर दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस रामानुजन जो बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे, एस रामानुजन, उनका बर्थडे 22 दिसंबर को होता है और इसी दिन आपका नेशनल मैथमेटिक्स डे भी होता है। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे और एस रामानुजन का बर्थडे 22 दिसंबर को होता है। एस रामानुजन की याद में ही नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है। इन विच आर्टिकल प्रोविजंस रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन पब्लिक पोस्ट हैव बीन मेड? किसी को आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसका आंसर है बी। जिन लोगों ने बी लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? पेपर में आपको लार्जेस्ट भी पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट भी पूछा जा सकता है। मैं क्या करूँगा, लार्जेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट तक जितने भी 7 कंटिनेंट है सब आपको लिखवा दूंगा और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सबसे पहले प्रश्न की ओर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आपका आंसर रहेगा डी, एशिया, जिस महाद्वीप में हम रह रहे हैं, ठीक है। एशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटिनेंट है। अब सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी अपने आप में प्रश्न है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अब मैं आपको 7 महाद्वीप के नाम लिखवाता हूँ, बड़े से लेके छोटे से। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। ये आप कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा है आपका एशिया, पहले नंबर पे जो आता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका। उसके बाद आपका आता है नॉर्थ अमेरिका, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आता है आपका साउथ अमेरिका, ये चौथे नंबर पे है। 5वें नंबर पे आपका आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अंटार्कटिका आपका 5वें नंबर पे है। 6ठे नंबर पे आपका आता है यूरोप। यूरोप जो है वो 6वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे आता है और विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे छोटा तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो 7वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। रेडक्लिफ लेखा का निर्धारण कब किया गया था? When was the Redcliffe line determined? देखिए ये तो वो रेखा है जो इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो जाहिर सी बात है आज़ादी के
मतलब आज़ादी वाला जो साल है 1947, उसी में इसका निर्माण कर दिया गया होगा। तो आपका डी जो है 1947, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। 17 अगस्त यानी कि आज़ादी के 2 दिन बाद ही 1947 को एक रेखा बना दी गई थी, जिसको हम रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आती है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल? देखिए, सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है जी दामोदर नदी को। यहाँ पे बी जो लोग आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बी इसका सही आंसर है। ओके, इसके बारे में मैं एक दो चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया? जो सबसे लंबी सहायक नदी है, आंसर कीजिए अगर आपको पता है। जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी को एक और नाम से जाना जाता है रिवर ऑफ हेवंस। रिवर ऑफ हेवंस के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन रहा है, कौन सा अजूबा जो है वो यमुना नदी के बैंक, जो यमुना नदी के किनारे पे स्थित है? ताजमहल जो है, ये भी पूछा जा सकता है, ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। ताजमहल इसका ठीक आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? यानी हरियाणा की राजधानी क्या है? ये तो बहुत ही इजी है, वैसे ही बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हरियाणा और पंजाब इनकी सेम राजधानी है, जिसका नाम है अपना केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर जो आपका बी रहेगा, चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? अभ्रक पैदा करने में सबसे पहले नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। सी जो लोग आंसर कर रहे हैं वो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके अलावा 2-3 चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? स्टील सिटी, तो स्टील सिटी कहा जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर जो है इंडिया में, उसको स्टील सिटी कहा जाता है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है आपके बेंगलुरु को, बेंगलोर। और तीसरा है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है जी, स्टील सिटी जमशेदपुर, सिलिकॉन वैली बेंगलोर और मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो लोग सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। 2 अक्टूबर को क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया है, गांधी जयंती होती है इस दिन, ड्राई डे, गांधी जयंती, महात्मा गांधी जी के नाम पे। ठीक है जी, चलिए आगे प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन जीके जीएस के करेंगे, जीके के करेंगे और बाकी 15 क्वेश्चन जीएस के करेंगे, जनरल साइंस के करेंगे। ठीक है जी, चलिए। दशरथ के नाम से भी किसे जाना जाता है? हु इज आल्सो नोन एज दशरथ? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अगर आपको इसका आंसर पता है। दशरथ के नाम से किसको जाना जाता है? दशरथ के नाम से जाना जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को। सी इसका करेक्ट आंसर है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, मतलब राष्ट्रपति थे, और इन्होंने ही 1954 में 1953 में भारत रत्न दिए थे सबसे पहली बार। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे सरदार पटेल भी दिया गया है। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। शालीमार बाग मुगल गार्डन कहाँ स्थित है?
वेयर इज शालीमार बाग मुगल गार्डन सिचुएटेड? हाँ जी बताइए, अगर किसी को आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए वीडियो को पॉज करके। वैसे टाइम नहीं दिया जाएगा। आपका सही आंसर रहेगा सी, श्रीनगर जो है उसको हम वहाँ पे शालीमार बाग मुगल गार्डन जो है वो सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? विद विच गेम इज थॉमस कप रिलेटेड? जो थॉमस कप है वो आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन इसका ठीक आंसर रहेगा। इसके अलावा आपको और भी कप पूछा जा सकते हैं, जैसे सुब्रतो कप पूछ सकते हैं, संतोष ट्रॉफी पूछ सकते हैं, ये दोनों फुटबॉल से रिलेटेड है। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। बात करें अगर रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी की तो ये क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कलिंगा पुरस्कार प्रश्न नंबर 13, कलिंगा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज कलिंगा अवार्ड गिवन? तो कलिंगा अवार्ड जो है वो आपको दिया जाता है विज्ञान साइंस के विषय में, ठीक है। इसके अलावा वो जब बात आती है अवार्ड्स की तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका नोबेल प्राइज़, जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 फील्ड्स में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। कितने हो गए? 6 हो गए। हाँ, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, मेडिसिन है आपका, ठीक है, आपका पीस रहेगा, लिटरेचर रहेगा और इकोनॉमिक्स रहेगा, पूरे 6 हो गए। एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? इन विच फील्ड नोबेल पुरस्कार इज नॉट गिवन? उसका आंसर मैथमेटिक्स रहेगा, गणित रहेगा। गणित के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। नोबेल प्राइज़ सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, पीस और लिटरेचर, इन 6 फील्ड्स में ही दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मुझे स्पोर्ट्स भी दिख रहा है। स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे पॉपुलर अवार्ड देते हैं, जैसे कि खेल रत्न, ठीक है, जैसे कि अर्जुन अवार्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो स्पोर्ट्स में देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जीके का, उसके बाद जीएस शुरू हो जाएगी। राष्ट्रगान की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु कंपोज्ड द नेशनल एंथम? यहाँ पे आपको ये याद करना है कि नेशनल एंथम अलग चीज़ है जो कि जनगण मन है, और नेशनल सॉन्ग अलग चीज़ है जो कि वंदे मातरम है। तो नेशनल एंथम होता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था, ठीक है, राष्ट्रगान। अब राष्ट्रगीत की बात बाद में करेंगे, पहले राष्ट्रगान की बात कर लिए। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको कंपोज किया था 1911 में, 11 दिसंबर थी उस दिन, 1911, ठीक है। और इसको गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड्स, 52 सेकेंड्स लगते हैं इसको गाने में। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 52 से ज़्यादा ले लेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आप पीवीआर वगैरह में गए होंगे कभी थिएटर्स में, तो वहाँ पे मूवी दिखाने से पहले जनगण मन चलता है, लेकिन जनगण मन 52 सेकंड से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वैसे इस ट्यून में आपको गाना चाहिए, इस रिदम में गाना चाहिए कि वो 52 सेकंड्स में पूरा हो जाए, ये रूल है। बट इससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हुई राष्ट्रगान की बात। अब बात करते हैं राष्ट्रगीत की, नेशनल सॉन्ग की। तो नेशनल सॉन्ग नोट कीजिए, हमारा वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है, ठीक है, लिखा है, मैं बार बोल रहा हूँ लिखा है। अगर कंपोज करने की बात आए, कंपोज करने की, ये किसने कंपोज किया, तो फिर वो यही है रविंद्रनाथ टैगोर। कंपोज उन्होंने किया था, लिखा बंकिम चंद्र चैटर्जी ने था। एक पोएम लिखी थी उन्होंने बंगाली भाषा में, आनंद मठ करके एक नॉवल था, उसमें लिखा था। तो जो क्वेश्चन है नेशनल एंथम किसने कंपोज किया, वो रविंद्रनाथ टैगोर था, ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन जीके का, उसके बाद जीएस शुरू हो जाएगी। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजन किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड? लोकसभा का पहला सेशन 5 साल बाद, आज़ादी के 5 साल बाद 1952 में, 1952 में किया गया था। इसमें टोटल 489 सीट्स थी उस टाइम पे लोकसभा में, जिसमें से 364 जो है वो तो अकेले कांग्रेस ने ही जीती थी। तब जवाहरलाल नेहरू जी थे कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस काफ़ी अच्छा जीती थी। तो 364 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
अब हमारी जीएस शुरू हो रही है। 15 क्वेश्चन हम जीएस के करेंगे। जीएस के क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज इसमें ज़्यादा ऑप्शन देने का होता नहीं है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तापमान की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर रहेगा आपका सी, केल्विन। ठीक है जी। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। विच लॉ कन्फर्म्स द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ हीट? यानी कि कौन सा नियम ऊष्मा की गति के प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ हीट क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ हीट ये बोलता है कि अगर एक चीज़ से हीट लूज हो रही है, एक चीज़ से हीट जा रही है, ऊर्जा जा रही है, तो कोई दूसरी चीज़ होगी जो इसे गेन भी कर रही है। जैसे आपकी जब चाय ठंडी होती है तो क्या होता है, आपकी जो चाय का कप है वो हीट लूज करता है, उसमें से हीट चली जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है हीट, तभी तो आपकी चाय ठंडी होती है। तो कौन गेन करता है उस टाइम पे हीट को? सराउंडिंग गेन करता है, जो आपका आला दुआला है वो गेन कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी हीट लूज करेगी, दूसरी बॉडी हीट गेन करेगी। ठीक है, तो यही चीज़ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो पहला ऑप्शन है, इसमें पढ़ते हैं कि अगर एक बॉडी एनर्जी लूज करती है तो दूसरी बॉडी जो है वो एनर्जी गेन करती है। तो एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हीट का पहला नियम भी यही बोलता है कि हीट ना तो गेन की जा सकती ना लूज, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट चलिए, ये तो बहुत ईजी है। मिट्टी के बर्तन में किस प्रक्रिया के कारण पानी जो है वो ठंडा रहता है? ड्यू टू विच प्रोसेस वाटर रिमेन्स कूल इन एन अर्थन पॉट? ये तो सबको पता है, वाष्पीकरण की हेल्प से होता है। ए, इवेपोरेशन इसका ठीक आंसर रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। ये भी बहुत ईजी है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में लाल रंग क्यों दिखाई देता है? ये लाल रंग दिखाई देता है आपका स्कैटरिंग, बिखराव की वजह से। किरणें जो है बिखर जाती है और लाल कलर की दिखने लगती है, स्कैटरिंग। ये आपका सी आंसर ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है जी आपका, विच मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? यानी कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट जो सैंड होती है उसमें आपका पाया जाता है थोरियम। जो डी को आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द साइन ऑफ टिन? टिन का साइन क्या है? अब टी एन लगा, टी एन देखे कहीं टिन का साइन टी एन मत लगा देना, टी एन नहीं है इसका, इसका है एस एन। ठीक है, एस एन जो है वो इसका सही आंसर है। पी बी जो है वो लेड का है, लेड का। ई एल जो है एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम। ठीक है, जो टी एन है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता है? जर्मन सिल्वर में जो नहीं होता वो सिल्वर होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन जर्मन सिल्वर? याद रखिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? यानी जो प्रकाश संश्लेषण है उसका अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण सबको पता है, जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं और फाइनली एंड में ऑक्सीजन दे देते हैं हमें। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट रहेगा वो आपका रहेगा ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आपको पूछे ह्यूमन रेस्पिरेशन, जो मनुष्य के सांस लेने की प्रक्रिया है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? उसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, क्योंकि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और फाइनली लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड आंसर आएगा अगर आपको ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में पूछा जाए। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो इसका एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन रहेगा। चलिए जी प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। विच प्रोटीन हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड? जो हमारे रक्त के थक्के बनते हैं, ठीक है, उसको जमाने में कौन सा प्रोटीन जो है वो मदद करता है? ठीक है जी, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? जो हमारा रक्त का थक्का होता है, जब खून निकलता है थोड़ी देर बाद वो थक्के बनने शुरू हो जाते हैं और जम जाते हैं और हमारी बॉडी में से ज़्यादा ब्लड बाहर नहीं आता। ये कौन सा प्रोटीन है जो हेल्प करता है? तो इसका आंसर आपका पहला ही है, फाइब्रोनोजोन। ठीक है, फाइब्रिनोजोन जो है वो आपका प्रोटीन है जो आपके रक्त के थक्के जमाने में हेल्प करता है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? विच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय सी एल्गे? तो सी एल्गे समुद्री जो होता है उसमें आयोडीन आपको प्राप्त होता है। डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का डिजीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो ये ग्राउंडनट जो मूंगफली होती है उसको लगने वाला रोग है। सो ए आपका बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर प्लांट डिजीज? यानी कि पौधों की बीमारियों के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार कारक कौन है? सबसे ज़्यादा जो पौधों को बीमारियां लगती है वो फफूंदी की वजह से लगती है। इसका आंसर मिल्ड्यू या फंगस होगा। 27 का आंसर जो है वो मिल्ड्यू है, फफूंदी है। 28 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? प्लेग इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर ए है आपका। ठीक है जी, जो ए आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। प्रश्न नंबर 29, चलिए, थायरोक्सिन क्या है? ये एक तरह का हार्मोन है वैसे। ठीक है, सो सी इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। वीडियो 21 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी? वाइटामिन एंड इट्स डिजीजेज, ये भी एक टॉपिक है आपका, विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग, वो भी मैं आपको किसी दिन करवाऊंगा। फिलहाल तो आयरन, लोहे की कमी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये आपका ये रहा एनीमिया। ठीक है, रक्तकाल्पा जो है वो आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो जो है ख़त्म होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर एक्चुअली अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके अलावा अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो नंबर 18 मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाल दी थी, ये है। ठीक है, इसके बाद हम वीडियो नंबर 19 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।